व्हाट इज़ रेरा एंड वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ऐसे प्रोजेक्ट के लिए। जैसे ही आप किसी को बताते हैं हमारा प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है तो हाफ ऑफ दी ट्रस्ट तो बिल्डर पे वैसे ही आ जाता है। तो रेरा क्या है? गवर्निंग बॉडी है जो फंड्स मॉनिटरिंग करेगी कि बिल्डर ने अगर किसी बायर से पैसा लिया है एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए तो पता है कि वो पैसा प्रोजेक्ट में ही लगेगा। जहाँ पे न रेरा है तो ऐसे प्रोजेक्ट में जिन लोगों का पैसा फंसा है उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? कि पहले तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लें। इन केसेस में तो मैंने ये भी पाया है कि वो लैंड भी उनका नहीं है। ऐसे कैसे सेलिंग पॉसिबल है? खुद ही कुल्हाड़ी पे पैर दे के मारने वाली बात है कि आपको दिख रहा है कि आगे खाई है और आप फिर भी आंख बंद करके जंप कर रहे हो। मैं मोपा की जर्नी 2-2.5 साल से देख रहा हूँ, बट ओवरऑल रेट का अप्रिसिएशन बहुत हाई है। सो इसके पीछे रीज़न क्या है? लास्ट 3 इयर्स की हम बात करें तो लैंड के या प्रॉपर्टी के प्राइसेस मेरे ख्याल से पैन इंडिया ऊपर गए हैं क्योंकि ये तो गोल्डन पीरियड है। How important is a golf-centric township? If sports is a part of your living, it's actually the best of every world of what you can have. Hello everyone, welcome to another episode of Fusion Radio. आज हमारे साथ हैं IMEI के करंट प्रेसिडेंट और मेरे काफ़ी सीनियर कौशिक सील सर और यूजिन के फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमित मंगीन। Now today's topic is very interesting. Over the last 1 year, we have seen a lot of maritime veterans investing in Eugene Golf City. So today, we will be decoding from sea to soil why Eugene has suddenly become the first choice of investment for these maritime veterans. And Eugene क्या अलग कर रहा है ऐसा कि फर्स्ट चॉइस बनते जा रहा है वो मरीनर्स की इन्वेस्टमेंट की। सो वेलकम कौशिक सर, वेलकम अमित सर टू द पॉडकास्ट। थैंक यू प्रतीक। काफ़ी लोग ये पॉडकास्ट क्या पता ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो उनके लिए मैं अमित सर से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सर व्हाट मेक्स यूजन सो डिफरेंट? यूजन में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं? थैंक यू प्रतीक। चलिए गोल्फ सिटी पे ही आ जाते हैं कि क्योंकि गोल्फ सिटी सबके दिल के बहुत करीब है। Absolutely. यहाँ पे हम सब ने पर्सनल लेवल पे भी गोल्फ सिटी में इन्वेस्ट किया हुआ है और प्रोजेक्ट लेवल में भी। तो व्हेन यू सेड यूजिन, व्हाट मेक्स यूजिन डिफरेंट देन अदर्स? तो यूजिन का नाम ही जैसे है, यूजिन इज़ अ जापानीज वर्ड विच मीन्स एन्चांटिंग एंड प्रोफाउंड ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स। तो यूजिन जो है वो नेचर के बहुत ही क्लोज है। तो यूजिन का विजन की भी अगर हम बात करें तो इसमें वी आर नॉट गिविंग यू अनदर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। यूजिन के अंदर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे। यूजिन के अंदर जो कंपनी का विजन है कि टू गिव यू अ लेगेसी, टू गिव यू एन एनवायरनमेंट, अ इकोसिस्टम जहाँ पे आके यू विल नॉट फील एज इफ कि आप किसी वेकेशन होम के अंदर आए हो। आप यहाँ पे इसको एज अ अपना परमानेंट होम या जैसे नॉट द सेकंड होम बट फर्स्ट होम की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। तो कंपनी का विजन यही है टू क्रिएट अ इकोसिस्टम वेयर इन यूजिन बिकम्स योर फर्स्ट चॉइस टू लिव इन। उसी को कीपिंग इन माइंड उसी डायरेक्शन में कंपनी अग्रसर है, काम कर रही है टू गिव दैट इकोसिस्टम। जो अगर हम बात करें मल्टीपल चीज़ों की, आगे भी हम बात करेंगे अभी कि वाई यूजिन के ऊपर हम डिस्कशन हम करेंगे कि व्हाट मेक्स यूजिन डिफरेंट। तो जस्ट नॉट अनदर रियल एस्टेट बट यस अ इकोसिस्टम जहाँ पे कि आपको घर वाला ही माहौल आपको फील होगा। एंड आई गेस विद ऑल द 5-स्टार हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स। एब्सोल्युटली। उसके ऊपर देखिए हम डेफिनेटली जो हम एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें यूजिन के अंदर तो हम बात करें जैसे क्रिकेट फ्रंट विलास की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने मिस्टर गैरी कर्स्टन को साइन किया है। एवरीबडी नोज हिम, 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कोच हैं वो और करंटली ही हैज़ टेकन श्रीलंका एज अ टास्क। तो व्हेन इट कम्स टू दी हॉस्पिटैलिटी तो हमने विंदम ग्रुप को साइन किया है। तो जो हमारे 62 विलाज हैं वो विंदम ग्रुप के साथ हमारे साइंड अप हैं। तो डे 1 से प्री लीज्ड अपार्टमेंट्स हैं वो। उसके अलावा हम और भी बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हैं। आई कैन नॉट डिस्क्लोज ऑल द नेम्स राइट नाउ क्योंकि उनके LOIs हमारे पास आई हुई हैं। तो हम एक इकोसिस्टम के अंदर हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स सेंट्रिक भी इसको बनाएं। व्हेन इट कम्स टू द गोल्फ तो गोल्फ में हमने IDG को साइन किया है, आशीष वैष्णवा हु इज़ द इंडियन काउंटर पार्ट फॉर जॉन हंट UK। तो IDG विल बी ओवरलुकिंग ऑल जो हम 40 एकड़ में 9
एग्जीक्यूटिव होल गोल्फ कोर्स की बात कर रहे हैं, 40 acres इज ह्यूज. तो all these things when put together will give you an ecosystem where people will love to stay. तो क्या सील सर, एक तो ऑडियंस के लिए मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि आप खुद दो, कि आप अपनी लाइफ की इतनी मैरी टाइम लीडर रह चुके हो आप, और उसके बाद आप आओ कि व्हाट मेड यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन न्यूजेन. वो आंसर मैं नहीं हो सकता कि आप ये बोलो कि तुम्हारी वजह से मैंने इन्वेस्ट किया है. Right. सो क्योंकि मुझे लगता है कि जिसने भी देखा प्रोजेक्ट, एवरीवन लव व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एंड दे इन्वेस्टेड. बट मैं, क्योंकि पहली बार आप पॉडकास्ट में आए हो मेरे, Right. तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में भी दो. Right. Thank you. Thank you, Pratik, and thank you, Amit sir, and Eugen for inviting me to this podcast. तो सबसे पहले तो I am very fortunate to be where I am today, having been in the sort of maritime industry for the last 40 odd years. And if you include the time in my college or the university, it makes it about 44. So it's a long journey that I've had in the industry. And it has taken me around the globe. It has taken me around meeting lots of people, lots of communities. Like many of my peers, they go around the world, they see and meet people, they interact with a lot of businesses and parties, and then they come back to look at how they want to spend their second innings or remainder of their fruitful life. So this is how we were in Singapore for a lot of time. And then we moved back to India after my useful work there in the maritime community. And we decided to come back to India, to our motherland. And we felt that we should look at a place which is conducive in terms of a community sharing place, where it's not the project or per se the facilities alone, it's the people, because it's always people centric. Although we say in a lot of places that people come first, but in a lot of places we saw that people are not put ahead of their own interests. But the part which I liked about Eugen and the research that I could do gave me the impression that Eugen has a very healthy mix of a healthy community inspired living, which essentially, you talked about sports. Sports should be inbuilt into our lives. And being an active sportsman myself, I have always maintained this fact that if you inculcate activities in sports and build it around your daily lifestyle, then it's the best possible combination that you can have, right? And it gives you the joy of living. So, in my opinion, Eugen provides this particular infrastructure. And having been from a place where there was a lot of greenery in my life, I thought that Eugen, being close to nature, and of course it's close to world-class infrastructure, we thought that this is a good place to invest. Okay. So, your current role as IMEI president, so you have been making a lot of changes for mariners, especially marine engineering community. तो मैं चाहता हूँ कुछ इसके बारे में बताएं, क्योंकि मुझे लगता है सी फेरर या हो मरीन इंजीनियर्स हो, बहुत ही निगलेक्टेड कम्युनिटी रही है आज तक. कोई भी रियल एस्टेट कंपनी या कोई भी चीज़ उन पे ध्यान ज़्यादा दिया नहीं है. तो आप अपना IMEI में जो भी काम कर रहे हो, थोड़ा उसके बारे में बताओ. Right. Sure, Pratik.
So, जो यूजर्स को जिनको पता नहीं है, IMEI इज इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स ऑफ इंडिया एंड करंट प्रेसिडेंट हमारे कौशिक सील सर ही हैं. thank you, Pratik, for those kind words. Right. So, yes, I am doing this work for the Institute of Marine Engineers. So, I represent the Indian Marine Engineer, the forum which is there in India. So, I look after the interest of that. And I'm so glad that I have been able to join this at a time when our community is looking a bit scattered because of current turmoil. And if you look at what shipping has been over the years, we are people whose work is completely understated, and we are never given the due of the importance of the work that we do in transporting 90% of the world's goods. Right? So anything that we do or touch or eat or something like ये that, माइक हो गया, हमारा फोन हो गया, everything. प्रतीक जी, सब ship से ही है. आप कुछ भी देख लीजिए, chances are that some component or 90% of that has been shipped by sea, right? Because it is the cheapest mode of transportation, in short, wherein we are looking at energy. Why are we all fighting in this world? We are all fighting over energy in one form or the other, right? So it is the most important component, and it's also the most divisive component. So we are sort of making this marine engineering community come together to understand that what unified work can do. So I'm in the process of opening up new branches and chapters all over India. And we have a large community outside of India as well, in Singapore, in Hong Kong, in Dubai, in UK, in Cyprus, in the US. So I'm trying to open up offices there as well to bring our community together. So there's a huge task, but we are taking baby steps in the right direction, in my opinion. We have a very good team now, and hopefully I'm able to inspire some people to do good work for our community. अच्छा लगा जान के कि अब मरीन इंजीनियर्स के बारे में ऊपर के लेवल पे इतना सोचा जा रहा है. नहीं तो काफ़ी साल तक तो सबको नेग्लेक्टेड फील ही होता था. सो थैंक यू फॉर दैट. Most welcome. एंड अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अमित सर के लिए कि देयर लॉट ऑफ पीपल नियर अवर प्रोजेक्ट्स जो अपने आप को बिल्डर बताते हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट कर रहे हैं. आई गेस हमारे 50-100 किलोमीटर रेडियस में 2500 डेवलपर होंगे. करेक्ट. जो कर रहे हैं प्रोजेक्ट, बट वो लोग कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं. कुछ लोगों ने तो कंस्ट्रक्शन के लेवल पे काम ही स्टार्ट नहीं किया है. ट्रू. एंड वी हैव ऑल्सो रिसीव्ड रेरा फॉर गार्डन ऑफ ईडन, जो फेज 2 है हमारा गोल्फ सिटी करेक्ट. का. एब्सोल्युटली. तो जिनको नहीं पता है, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बताएं कि रेरा के बारे में, कि व्हाट इज़ रेरा एंड वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ऐसे प्रोजेक्ट के लिए. क्योंकि सब पूछते तो हैं कि क्या प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, बट उसका इम्पोर्टेंस कई बार बायर्स को नहीं पता होता है. क्योंकि सील सर खुद एक बायर हैं, तो क्या पता उनका भी ज्ञानवर्धन हो जाए आपके आंसर से. नहीं, देखिए, आई एम श्योर लोगों को रेरा वर्ड पे इतना ट्रस्ट है प्रतीक. आई मस्ट टेल यू कि जैसे ही आप किसी को बताते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, तो हाफ ऑफ दी ट्रस्ट तो बिल्डर पे वैसे ही आ जाता है. क्योंकि वाई पीपल आर स्केयर्ड इज़ कि देयर हैव बीन मैनी इंस्टेंसेस जहाँ पे कि लोगों के पैसे डूब गए हैं. उसके ऑब्वियस रीजंस हैं. बिल्डर ने फ़ंड मिसयूज़ कर लिए, यहाँ एक प्रोजेक्ट के फ़ंड आए दूसरी जगह लगा दिए, कुछ और मल्टीपल चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाया. तो इसीलिए जब रेरा का कंपल्शन आया, तो रेरा क्या है, गवर्निंग बॉडी है जो फंड्स मॉनिटरिंग करेगी कि बिल्डर ने अगर किसी बायर से पैसा लिया है एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, तो पता है कि वो पैसा प्रोजेक्ट में ही लगेगा.
तो इतना कैलकुलेशन सब बिल्डर्स ने अपने पास किया हुआ होता है कि अगर मेरी किसी चीज़ को बनाने की एक्स कॉस्ट है तो एक्स प्लस थोड़ा सा उसके ऊपर मार्जिन रख के वो कस्टमर्स को उस रेट पे वो सेल करेगा। प्रोजेक्ट जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन में आते हैं वो तभी आते हैं जब फंड मिसयूज हो जाता है। तो जब से रेरा एप्लीकेबल हुआ है, आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का पैसा आप दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रेरा के पास क्वार्टरली आपकी रिपोर्टिंग जाती है। तो अगर मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो जैसे ही आपने रेरा कंप्लाइंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कस्टमर की सेफ्टी हो गई कि उसका पैसा मिसयूज़ नहीं होगा। उसका जो डॉक्यूमेंट है बिल्डर का वो कंप्लीट है, तभी उसको रेरा सर्टिफिकेट इशू होता है कि अगर बिल्डर के पास रेरा है तो उसने इलेक्ट्रिसिटी अप्रूवल लिया होगा, ईसी का अप्रूवल लिया होगा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिए होंगे, वाटर अप्रूवल लिए होंगे, प्रोजेक्ट के मैप अप्रूव कराए होंगे, पंचायत के अप्रूवल लिए होंगे। तो ये सारे जो अप्रूवल्स हैं वो इन प्लेस है, इसी के बाद किसी बिल्डर को रेरा सर्टिफिकेट इशू होता है। पर महाराष्ट्र का रेरा आपको भी पता है कि वन ऑफ द टफेस्ट टू गेट है। तो यूजिन के पास जो गोल्ड गार्डन ऑफ ईडन का जो रेरा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 40 एकड़ का है। इतना बड़ा रेरा अभी तक वहाँ पे किसी भी और प्रोजेक्ट के पास नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जिनके पास रेरा है ही नहीं। तो व्हेन इट कम्स टू द बिल्डर, बिल्डर को पता है कि रेरा अगर मेरे पास है तो कस्टमर का मेरे पे ट्रस्ट ज़्यादा आएगा। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम, तो कस्टमर को पता है कि बिल्डर के पास रेरा है तो ये कंप्लाइंट है, इसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, वो ट्रस्ट है। सेकंड ट्रस्ट कस्टमर के क्या आएगा कि मेरा पैसा मिसयूज़ नहीं होगा। तो रेरा आने से एक टाइमली डिलीवरी आएगी प्रोजेक्ट की, क्योंकि बिल्डर ने अगर रेरा को बोला मैं 3 साल में बना के दूंगा, तो अगर 3 साल में नहीं बिल्डर डिलीवर कर गया प्रोजेक्ट तो उसके ऊपर हैवी पेनल्टीज़ हैं। तो कस्टमर को ये भी पता है कि अगर बिल्डर ने 3 साल में बोला है तो 3 साल में बना के देंगे, क्योंकि इन्होंने आगे रेरा को कमिट किया हुआ है। तो रेरा की इंपॉर्टेंस ये है फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कहा ही है कि बिल्डर भी इज ऑल्सो ऑन दी बैकफुट की अगर मैंने रेरा को कोई टाइमलाइन दी है तो मुझे इस प्रोजेक्ट को इतने टाइम में बना के देना ही पड़ेगा। काफ़ी प्रोजेक्ट मैंने देखे हैं वहाँ पे जहाँ पे न रेरा है न कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है उन्होंने। कुछ बिल्डरों ने तो खाली एक ट्रक से पत्थर गिराए हुए हैं वहाँ पे और फिर भी बायर को बेच दिया है। तो ऐसे प्रोजेक्ट में जिन लोगों का पैसा फंसा है और जो लोग निकलना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? देखिए, जो कोई भी अगर इन्वेस्टर है या एंड यूज़र है या बायर है, तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि पहले तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लें। अगर रेरा कंप्लाइंट नहीं भी हो सकता है रेरा इन प्रोसेस हो, आपको डॉक्यूमेंटेशन जरूर चेक करनी चाहिए कि लैंड टाइटल्स क्लियर हैं कि नहीं है, बिल्डर के पास लैंड है कि नहीं है, बिल्डर के पास अप्रूवल है कि नहीं है। अगर ये सब चीज़ें आपने चेक कर ली हैं तो आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क तो हमेशा रियल एस्टेट में रहता ही है। एनीथिंग कैन गो साउथ। बट अगर ये है तो आपको इंटेंशंस पता लग जाएंगे कम से कम कि बिल्डर के इंटेंशंस सही हैं, कि उसके पास जो ड्यू डिलिजेंस के जो पेपर हैं वो कंप्लीट हैं। बहुत सारे देखिए कंप्यूटर के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से, बट मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट मे नॉट बी यूजिन, इट कैन बी अदर बिल्डर्स ऑल्सो, जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो भी खरीद रहे हैं आप ड्यू डिलिजेंस जरूर कीजिए कि उसके पास डिज़ायर्ड प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स हैं, और अगर काम शुरू नहीं कर रहे हैं तो क्यों डिले है। आप देखिए भी कई केसेस में तो मैंने ये भी पाया है कि वो लैंड भी उनका नहीं है, वो लैंड भी उनका नहीं। तो ये ऐसे कैसे सेलिंग पॉसिबल है कि जब बिल्डर के पास लैंड भी उसका नहीं है तब वो कैसे बेच सकता है? देखिए, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है प्रतीक ये कि बिना लैंड के लोग बेच रहे हैं। तो आई एम श्योर एवरीबडी इज दीज डेज आर वेरी स्मार्ट, पीपल आर स्मार्ट। उनको इतना पता है कि अगर वो ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे हैं कि जिसमें लैंड के पेपर भी क्लियर नहीं है, तो ये तो मतलब खुद ही कुल्हाड़ी पे पैर दे के मारने वाली बात है कि आपको दिख रहा है कि आगे खाई है और आप फिर भी आग बंद करके जंप कर रहे हो, एज्यूमिंग कि पैराशूट खुल जाएगा। पैराशूट आपने पहना ही नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ऐसे किसी भी प्लान में या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। दैट इज़ द की, कि आप पेपर्स जरूर चेक करें। अगर देखिए कोई आप कह रहे हो जैसे पत्थर डाले हुए हैं काम नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि कोई उसमें लिटिगेशन हो, या हो सकता है कि उसके अंदर कोई अप्रूवल है जो अभी अवेटेड है, जो आया नहीं है। क्योंकि बिल्डर जब प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इंटेंशन गलत नहीं हो सकती कि वो डिलीवर नहीं करेगा। ये कोई चिट फंड नहीं है या फिर ये कोई मनी मेकिंग स्कीम नहीं है। रियल एस्टेट में तो हार्ड फिजिकल आपको लैंड मिलेगी या फ्लैट मिलेगा, तो दैट इज समथिंग यू कैन टच एंड सी, जो टेंजिबल एसेट है। तो वो तो आपको थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस अपने पास आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा। और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि गोल्ड सिटी अभी अपने कंस्ट्रक्शन के गार्डन ऑफ ईडन
किस स्टेज में है और कब तक हम लोग को लगता है कि, क्योंकि इट इज़ अ रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट, तो एज पर रेरा तो हमको 3 साल में डिलीवर करना है, बट अगर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट माने तो आप थोड़ा सा अगर यूजर्स को बताना चाहें। देखिए, गार्डन ऑफ ईडन के अंदर अभी हमारा रोड का काम शुरू हो गया है, रोड लेवलिंग का काम वहाँ पे चल रहा है। विद इन 10 डेज़ हम वहाँ पे जो बेस है रोड का वो बनाना शुरू हो देंगे 10 to 15 डेज़ के अंदर। और फिर आपको पता है गोवा के अंदर 3 से 4 महीने तो बहुत बारिश होती है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक बारिश होगी, तो जितना भी वो अभी रोड लेवलिंग वाला काम है वो सब सेटल इन हो जाएगा। उसके बाद दिसंबर से हम वहाँ पे सर्विसेज का काम शुरू करेंगे फेज़ 2 के अंदर। ड्यूरिंग दी मानसून हम वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का काम करेंगे, हॉर्टिकल्चर का काम होगा, जो लैंडस्केपिंग है वो सारे काम चलेंगे अगले 3 से 4 महीने ड्यूरिंग द रेंज। उससे पहले हम कम से कम रोड का बेस वर्क काम कर देंगे फेज़ 2 के अंदर भी, गार्डन ऑफ ईडन के अंदर। तो आएंगे, आई गेस इतनी बड़ी टाउनशिप में रोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है। प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर रोड का काफ़ी इंपॉर्टेंस है कि रोड आने के बाद एटलीस्ट पीपल हु आर वांटिंग टू मेक देयर विलाज, क्योंकि सर्विसेज विल आल्सो टेक टाइम, क्योंकि इसीलिए हम कह रहे हैं कि 3 साल में डिलीवर करेंगे व्हेन यू विल हैव ऑल द अम्यूनिटीज अप एंड रनिंग। लेकिन उससे पहले देयर आर पीपल हु वांट टू मेक देयर विलाज कि जब तक आपकी अम्यूनिटीज आएंगी, रोड्स तो हैं ही, वाटर इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी आ गया है उसके अंदर, टाउनशिप के अंदर। तो जो लोग अपना विला का काम शुरू करना चाहते हैं दिसंबर से, आई एम श्योर फ्यू ऑफ आवर क्लाइंट्स वो अपना काम शुरू करेंगे दिसंबर से, कि जब तक सब अप एंड रनिंग होगा उनके विला भी रेडी हो जाएंगे। तो इसलिए रोड्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मटेरियल आएगा, मटेरियल जाएगा, उन सब चीज़ों के लिए। Very heartening to know, since I have also invested in the project, so that's a very good update. Thank you, Amit ji. Thank you so much for giving a heartening update. तो कौशिक सील सर, ये मैं बाकी सबके लिए बताना चाहता हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हो बताने के लिए, कि जो आपका ये गार्डन ऑफ ईडन का इन्वेस्टमेंट है वो आपके एंड यूज के लिए है कि एज एन इन्वेस्टमेंट है? Very good question. So this was a decision which we were contemplating on. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, between Australia and Goa. That's very good, because our children are settled in Australia, and we were always contemplating whether to go there from Singapore or to come back to India. And we were looking at a project which will be viable enough and good enough for us, जिसको fitness for purpose बोलते हैं. We thought that let's look at a project, and Eugene Garden of Eden we found was one such project which can deliver all the ticks in our boxes. So we probably would build something for us to stay. Okay. That is something we are slowly taking that decision now. Although we are more or less settled in Mumbai, but I think Goa would easily be the second home within the next 3-4 years, and probably become our first home after that. तो ये हमारा है आज today's like decision point going forward. And कुछ सालों में मैं मोपा की जर्नी 2-2.5 साल से देख रहा हूँ. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हमारा लैंड है वहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं, बट ओवरऑल रेट का अप्रिसिएशन बहुत हाई है वहाँ पे. सो इसके पीछे रीज़न क्या है? जैसे गुड़गांव में भी अगर देखा जाए, जहाँ मैं रहता हूँ, एक समय 40,000 रुपये गज ज़मीनें मिलती थी वहाँ पे, वो भी 2.5 से 3 लाख रुपए गज हो चुकी है. और ये 7 साल के पीरियड में हुआ है, जहाँ पे 8 टाइम्स गुड़गांव की ज़मीन चली गई, और ऑलमोस्ट लास्ट 3 साल में 3x हमारे मोपा रीजन में भी हो गया है. लैंड का रेट जो 14-15 हज़ार रुपये से 16 हज़ार रुपये बेस से स्टार्ट हुए थे, अभी 50,000 पे ट्रेड कर रहा है. करेक्ट. सो इसमें मुझे लगता है गवर्नमेंट का भी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी काफ़ी रोल रहता है. तो सर थोड़ा सा आप बताएंगे कि व्हाई रेट्स आर एस्केलेटिंग बेटर देन एनी अदर रीजन नियर मोपा? देखिए प्रदीप, अगर लास्ट 3 इयर्स की हम बात करें तो लैंड के या प्रॉपर्टी के प्राइसेस मेरे ख्याल से पैन इंडिया ऊपर गए हैं, क्योंकि ये तो गोल्डन पीरियड है. बट कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जिनके रेट्स एज़ कम्पेयर टू दी अदर एरियाज़ ज़्यादा बढ़े हैं. अब जैसे आपने गुड़गांव बोला, गुड़गांव की अगर हम बात करें तो
गुड़गांव के रेट इतने जो एस्केलेट हुए हैं लास्ट 3 ईयर्स के छोड़ दिए, मैं पिछले 20 साल की बात करता हूँ आपसे, तो गुड़गांव के रेट जो पिछले 20 साल में ऊपर गए हैं बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जैसी जो जब कोई इवेंट आती है जहाँ पे कि एयरपोर्ट डेवलप होता है किसी एरिया के अंदर या नया एयरपोर्ट आता है, तो वो नॉर्मली वंस इन अ ह्यूमन लाइफ टाइम में होता है कि अगर जैसे आज मैं लेट्स से अगर मैं 45 का हूँ और दिल्ली में अगर एयरपोर्ट है तो अगला एयरपोर्ट कब आएगा मुझे नहीं पता कि अगले 20-25 साल में दिल्ली में कोई एयरपोर्ट या 30 साल में या गुड़गांव में एयरपोर्ट आएगा नहीं आएगा। ये लैंडमार्क इवेंट्स हैं ये जो एक बार होते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। सेम इज द केस विद मोपा। अब गोवा के पास डेबलिन एयरपोर्ट ऑलरेडी था जो कि एक डिफेंस एयरपोर्ट है जिसके अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे फॉर द कमर्शियल फ्लाइट्स, इसीलिए और वहाँ पे गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि एक और एयरपोर्ट की ज़रूरत है। तो और मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक जो है गोवा का वो नॉर्थ की तरफ आता है, जितने भी टूरिस्ट हैं वो नॉर्थ में आते हैं, तो इसलिए वो मोपा एयरपोर्ट लेके आए नॉर्थ गोवा में। अब जब एयरपोर्ट आ गया है तो अगर मैं चाहूँ या ना चाहूँ उसके 15-20 किलोमीटर रेडियस के अंदर डेवलपमेंट बाय वर्च्यू ऑफ एयरपोर्ट आ ही जाएगा। गोवा गवर्नमेंट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वो बड़ी ही विजनरी है। वो कह रहे हैं कि हम गोवा को एज अ नॉट ओनली टूरिस्ट हब बट हम इसको एक बिजनेस हब भी बनाएंगे। वो कह रहे हैं हम गोवा को आईटी हब, आप देखिए आर्टिकल्स हैं वेयर इन इट सेज कि गोवा टू बी डेवलप्ड एज अ आईटी हब। तो एयरपोर्ट के पास ही जो एरिया है धारगल, उसी विसिनिटी के अंदर हम आईटी हब की बात कर रहे हैं। गुड़गांव का जो रेट ऊपर गया है उसमें आईटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यार लेट्स से गुड़गांव में जितनी भी प्राइसेस ऊपर गई हैं किसी भी चीज़ की, वो आईटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशल रोल। साइबर सिटी की आप बात कीजिए, आज हम बात कर रहे हैं गुड़गांव में 100 करोड़ के मकान की या 200 करोड़ के मकान की, तो इतने बड़े नंबर इसीलिए आ पाए लेने वाले भी आईटी प्रोफेशनल्स ही हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आईटी के कारण जो रेट इतने ऊपर गए हैं, सेम इज द केस विद मोपा एयरपोर्ट कि उसके आसपास जो हम आईटी हब की बात कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो हम एरोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब किसी एरिया में आएंगी तो बाय डिफ़ॉल्ट उस एरिया का प्राइस ऊपर जाएगा ही। और लैंड एक ऐसी कमोडिटी है जो लिमिटेड है, अगर आज 100 है तो 100 ही रहेगी, उसको मैं बढ़ा नहीं सकता, वो कम ही होगी कि 100 में से थोड़ा खरीद लिया रेट ऊपर चला गया, तो वो यहाँ से रेट ऊपर ही जाने वाले हैं। तो लास्ट 3 ईयर्स के अंदर जैसे ही मोपा एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुआ जनवरी 2023 के अंदर, वहाँ से उस विसिनिटी के 20 किलोमीटर रेडियस के अंदर आप देखो रेट 2x हो गए हैं ऑलरेडी। और ये सारे जो गवर्नमेंट के जो विजन है या गवर्नमेंट के जो प्रपोजल्स हैं, आईटी हब का हो गया, क्रिकेट स्टेडियम की हम बात कर रहे हैं, कसिनोज़ की हम बात कर रहे हैं कि कसिनो जो है वो वाटर से उठ के लैंड पे आएंगे। तो डेल्टिन की धारगल में 100 एकड़ के आसपास लैंड है जिसमें कि प्रपोज्ड है कि वो कसिनो जोन वहाँ पे लेके आएंगे। जो होटल वहाँ पे हैं, ताज का काम ऑलरेडी मोपा एयरपोर्ट में शुरू हो गया है। जब इतनी सारी डेवलपमेंट आएगी तो वहाँ के रेट ऊपर जाने ही है। एंड यूजिन बीइंग इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ मोपा एयरपोर्ट, मुश्किल से 15 मिनट का डिस्टेंस है ट्रैवल टाइम एयरपोर्ट से और यूजिन का। तो हम यही कह रहे हैं, सारे जो इन्वेस्टर्स भी हैं हमारे, उन्होंने देखा भी है कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के प्राइसेस में जो डिफरेंस है वो इसीलिए है कि लैंड जैसे जैसे कम होती जाएगी प्राइसेस ऊपर जाते रहेंगे। तो जितने भी लोग हैं, एक अर्ली मूवर एडवांटेज होता है। गुड़गांव में जो पहले लोग आए थे उन्होंने जिस प्राइस पे खरीदा और जो आज खरीदे, आप सही कह रहे हो कि 40,000 का रेट था, आज 3 लाख में भी लैंड नहीं मिलती है। अगर डीलर फ़ेज़ 1-2 की बात करें तो 3 लाख के रेट पे भी नहीं मिलती है वहाँ पे भी। और गोवा में क्योंकि ओनरशिप को लेके जो टाइटल क्लियरेंसेस हैं उसके अपने चैलेंजेस हैं बिकॉज ऑफ द पोर्तुगीज़ जो लॉ थे वो 1962 के बाद से काफ़ी अभी भी एप्लीकेबल हैं। इसीलिए जो यूजिन का अगर हम गोल्ड सिटी की बात करें तो हम बांदा महाराष्ट्र के अंदर फॉल करते हैं। जोग्राफिकली मैं गोवा में हूँ बट टेक्निकली मैं महाराष्ट्र हूँ, तो मुझे महाराष्ट्र के लॉ गवर्न करते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन मेरे लिए काफ़ी आसान है। तो पीपल हु वांट टू हैव अ गोवाज फील एंड डोंट वांट टू हैव अ हैसल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, वो यूजिन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जहाँ तक हमारा रिसर्च अभी तक कहता है कि 1 से 1.5 लाख रुपए गज तो नेक्स्ट 3 से 4 साल में मोपा रीजन का भी हो जाएगा। नॉट ओनली आवर लैंड बट 20 किलोमीटर आवर लैंड इज इन मोपा रीजन ओनली। तो 12-15 किलोमीटर वो रीजन ही है। तो उस रीजन में रेट यही जाने वाला है 1 से 1.5 लाख। 1 लाख प्लस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट 3 years डाउन द लाइन, क्योंकि चीज़ें अनाउंस हुई हैं, ज़मीन में आने में टाइम लगता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, और बाय द टाइम दे आर अप एंड रनिंग आई एम श्योर द रेट विल बी 1 लाख प्लस। ये
वैसा 3 लाख 4 लाख नहीं हो जाएगा ना यूज गुड़गांव की तरह? We wish. हाँ, we wish 10 years down the line तो you can't say, क्योंकि गोवा में लैंड वैसे ही बड़ी लिमिटेड है Right. जो कि डेवलप की जा सकती है. In which case we might be tempted to relook at our decision of staying there. अब भाई अब हाँ, You can buy one more. हाँ, इतनी appreciation अगर हो जाए This तो is what normally people do. Right. When they see कि किसी एरिया में भी प्राइसेस कम है एंड दे हैव प्लान कि 3 से 4 साल के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे, सो दे बाय 2 कि एक को सेल कर देंगे, उससे जो पैसे आएंगे अप्रिशिएट करके उससे दूसरा फ्री हो बनाएंगे. जाएगा. तो दिस इज व्हाट द इन्वेस्टर टेंडेंसी नॉर्मली इज व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग इन अ एरिया जो कि अपकमिंग है, जहाँ पे उनको पता है कि 3 से 4 साल के बाद रेट ऊपर ही मिलेंगे हमें. गोवा रीजन की पहली गोल्फ सेंट्रिक टाउनशिप है. अब तो कई बार मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्यों हम लोग 40 एकड़ का गोल्फ कोर्स बना रहे हैं. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ए गोल्फ सेंट्रिक गोल्फ थीम लिविंग? तो क्योंकि हमारे साथ एक स्पोर्ट्समैन है, कौशिक सील से शुरू से ही गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं स्पोर्ट्स में, काफ़ी स्पोर्ट्स में, अभी भी काफ़ी उनकी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है. तो मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा कि एक हाउ इम्पोर्टेंट इज़ ए गोल्फ सेंट्रिक टाउनशिप? क्योंकि मुझे तो सिंगापुर में तो ऐसी टाउनशिप दिखी नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो स्पेस कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है. Right. So it's a very good question, Pratik, what you have asked. And क्योंकि गोल्फ सेंट्रिक टाउनशिप में ही अपार्टमेंट के रेट 200 करोड़ हो रहे हैं right. गुड़गांव में. So, for example, as you have said, so if sports is a part of your living, that's really sports, arts, culture. If it's part of a community living, it's actually the best of every world of what you can have. Because greenery and sports, if you can combine, and golf is one such activity for seniors, it's a very good way to actually remain fit. And it's a sport which male, females, women, children, and we have young boys and girls as young as 8 and 9 who are now playing golf. So it's something which inspires people to sort of look at life in a healthy way. And sports to khair, I mean, I've been a sportsman all my life, and at heart, it's one such activity which allows you to lose with grace. In any other activity, right, other than sports, losing people can take very personally and in a very negative way. Correct. But sports teaches you to lose gracefully. So that's why it is one activity which every human being on this planet should indulge in. मेरा अगर बस चले तो मैं हर एक से स्पोर्ट्स करवाऊं भाई. 8 billion people on this earth should actually take part in competitive sports and understand what it is to win, what it is to lose. Because then only you can understand each other's perspective. So, Eugen, in my opinion, is on the right track, and hopefully we are able to recreate many more golf cities like these. That would be the endeavor and a request from our side. So क्वेश्चन अमित सर से पूछ ही लेते हैं कि गोल्फ सिटी पहली टाउनशिप है, कि क्या नेक्स्ट 10 साल में ऐसी मल्टीपल टाउनशिप लाने का प्लान है आपका? प्रतीक, देखिए, व्हेन यू सेड गोल्फ सेंट्रिक टाउनशिप, कौशिक सर स्पोर्ट्समैन है तो वो उस एंगल से देख रहे हैं. हम क्योंकि डेवलपर साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोई भी गोल्फ सेंट्रिक टाउनशिप आप लेके आओ तो उसके जो प्राइसेस हैं वो नॉर्मल टाउनशिप से 20-30% हमेशा ऊपर मिलेंगे आपको. गुड़गांव में तो 8x 10x जाता है. हाँ, difference गुड़गांव में Camellias 8x है. मैं आपसे एक ग्लोबल सर्वे की बात कर रहा हूँ. 40% तो है तो 40% के आसपास तो गोल्फ सेंट्रिक टाउनशिप जो मार्केट में दूसरी टाउनशिप्स हैं उनके कंपैरिजन में एक्सपेंसिव होती हैं. और बट इट्स वेरी वेरी टफ टू मेंटेन अ गोल्फ कोर्स एज वेल. 40 एकड़ का हाथी ही मेंटेन कर रहे हैं. हाँ, एब्सोल्युटली. तो उसका भी एक कॉस्ट है जो कि, और जो लैंड पहले आपको परचेज करनी है, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू गोल्फ.
तो वो एक जो डिसीज़न है वो काफ़ी, उसके पीछे काफ़ी रिसर्च हमने की कि शुड वी गो फॉर इट, शुड वी नॉट, जाके बहुत सारे आपने जैसे कहा कि एरियाज़ में और भी बिल्डर्स हैं तो प्लेन वनीला प्लॉटेड डेवलपमेंट दे रहे हैं, तो वाई टू गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स कि हम क्रिकेट के लिए भी वी आर डूइंग समथिंग फॉर द गोल्फ ऑल्सो, या चेस के लिए हम बात कर रहे हैं, या हम बैडमिंटन के लिए बात कर रहे हैं, डेडिकेटेड एकेडमी की बात कर रहे हैं। तो जैसे कौशिक सर ने कहा कि एब्सोल्युटली पीपल हु डू वर्कआउट या दोज हु प्ले वो ज़्यादा फिट रहेंगे। और वहाँ पे AQI इतना अमेजिंग है कि यू वुड वांट टू ब्रीथ। दिल्ली में तो अगर आप रनिंग कर रहे हो तो उसके बाद भी आप चाहोगे कि घर में आके आप एयर प्यूरीफायर के अंदर लॉन्ग इनहेल करो। आप रोड में इतना पोल्यूशन है, तो गोल्फ सेंट्रिक टाउनशिप में आपको ग्रीनरी बहुत मिलेगी हमेशा। कोई भी अगर गोल्फ सेंट्रिक टाउनशिप होगी तो वहाँ पे ग्रीनरी बहुत मिलेगी आपको, बिकॉज ऑफ विच जो AQI लेवल्स हैं वो हमेशा आपको अच्छे मिलते हैं वहाँ पे। प्राइसेस ऊपर जाएंगी। एंड ऑफ द डे में ऑब्जेक्टिव यही है कि जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है या जो लोग वहाँ पे जिनका सेकंड होम फर्स्ट होम है, दे शुड फील हैप्पी अबाउट इट। एंड गोल्फ सिटी बीइंग आवर पायनियर प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर देयर आर वेरी मेनी थिंग्स एट स्टेक। तो एक हम उस रीजन के अंदर या फिर सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर वी वांट टू सेट अ माइलस्टोन कि यूजन गोल्फ सिटी वेयर पीपल कैन लुक अप टू कि अच्छी टाउनशिप बनाई है। और लेकिन पैन इंडिया डेवलपमेंट का कोई प्लान है अभी, रोड मैप कुछ है? डेफिनेटली है। उसके बाद गोवा के बाद हम MMR रीजन के ऊपर भी हम वी आर डिस्कसिंग। गुड़गांव के अंदर वी आर इन ऑल दोज थिंग्स आर इन प्लानिंग एज ऑफ नाउ। जैसे ही फाइनलाइज होगा यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो। So, if I may just add something to what Please. Amit sir has just mentioned, for a mariner who has spent most of his credible and working life out at sea with AQI levels less than 10, 20 in that region. So, once that person comes ashore or when a person retires, so he is also looking at an equitable environment and air where his body is used to breathing and staying in. So that's where any living which has greenery around it and any living out in the open becomes a natural choice. And you used a very good catchphrase, Pratik, from sea to soil. So we have been talking about sea to shore or ashore when the transition there, but sea to soil means then you are moving everything, you're living completely from sea to ashore. So we talked about casinos, we talked about that entire मरीनर्स को तो कसिनो में जाने की right. I mean, yeah, we also learn to quickly multiply or lose money, right? Very, very quickly. So a casino is a standout example for this kind of activity. So all these things bring out and relate to a mariner very, very quickly. So hence I feel that such projects are very good, and I have also spread this message amongst our community, and I haven't seen anyone come back with a negative comment, which is the best part. I mean, we talk to our friends and we share links and all for various issues, but sometimes we see people very, very quickly like come back with some negative statement or the other, and these days people are so like polarized. कुछ भी आप लिखते हैं WhatsApp में फटाक से आ जाता है जवाब, अगर if somebody is not acceptable to something. But I have to proudly say, and it's a good thing here, Thank you so much. that we have not heard anything negative about like Eugen on our groups at least. काम को लेके तो I also feel very proud being associated with Eugen कि वार मोड पे ही काम चलता है यहाँ पे हमेशा. Right. And as a mariner, as a former seafarer, जो जिस तरीके से seafarer एग्जीक्यूट करते हैं शिप पे, वैसे ही यूजन का शिप वैसे ही चल रहा है. Right. उसी लेवल के एग्जीक्यूट करने पर, तो मैं उसके लिए बधाई भी देना चाहूँगा अमित सर और टीम को, क्योंकि एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर आल्सो प्राउड ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद यूजन इन आवर ओन कैपेसिटी. एंड इसीलिए हम लोग इतना इवेंजलाइज भी करते हैं यूजन को. एंड कई बार तो मुझे जैसे ही कई बार एयरपोर्ट पर उतर के मेरे काफ़ी दोस्त लोग फ़ोन करते हैं कि मैंने यूजन का बोर्ड देखा. सो एंड दैट इज़ समथिंग जहाँ पे अच्छा लगता है फ़ोन करके.
कुछ सीनियर मुझे फ़ोन करते हैं जब वो रेडियो में हमारा ऐड सुनते हैं, Right. तो वो भी फ़ोन करते हैं कि भाई हमने रेडियो में ऐड सुना, मैंने श्रीमती जी को बताया कि ये यूजेन में काफ़ी DMET वाले लिए हुए हैं। एंड आई गेस मैं चाहूँगा कि जितने और मरीनर सपोर्ट करें, तो हमारी 500 एकड़ की टाउनशिप, लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू अनाउंस सून। कुछ चीज़ों पे हम आई गेस पॉडकास्ट में नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि वी आर गोइंग टू अनाउंस इन फ्यूचर, बट मुझे लगता है कि we have been successful just because the community then the customers of Eugen has embraced us gracefully and बहुत अच्छा support मिला है, and we are very sure that we will help investors double triple their investment in coming years with our project, और उसकी डिलीवरी पे पूरा ध्यान है। अब आज आपको अमित सर पॉडकास्ट में दिखे, नहीं तो फिर ये आधा समय गोवा में और आधा समय एग्जीक्यूशन में ही बिजी रहते हैं। एंड और आज भी पॉडकास्ट में कोई और बैठने वाला था, शीश राम जी बैठने वाले थे, तो वो बिजी हैं, इसलिए आज अमित सर बैठे। तो यहाँ टीम को पॉडकास्ट के लिए भी जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रोजेक्ट गोवा में, हम लोग गुड़गांव में ऑफिस है हमारा, तो इसीलिए हमें काफ़ी ट्रैवल सबका लगा रहता है। एंड मैं चाहता हूँ कि जैसा सपोर्ट अभी तक आप करते आ रहे हैं, आप हमेशा करते रहें। एंड गोइंग फॉरवर्ड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, सबकी है, कि हम डिलीवर करें। और मैं कौशिक सर का धन्यवाद चाहूँगा कि ही हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर इन माई पर्सनल लाइफ एज वेल थ्रू आउट, आई गेस ऑलमोस्ट मोर देन अ डिकेड नाउ। एंड हमारे किसी भी चीज़ में इन्होंने, चाहे वो नर्चर एज अ बिजनेस हो, चाहे यूजेन हो, हमेशा सपोर्ट किया है। एंड टुडे IMEI इज़ इन वेरी गुड हैंड्स विद कौशिक सील एट हेल्प। तो वी ऑल यंग मरीनर्स, मरीन इंजीनियर शुड सपोर्ट हिम टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, कि हमारी ट्राइब एक हो जाए। एंड तो हम एक हो जाएंगे तो यूजेन जैसी कई गोल्ड सिटी बन जाएगी जैसी अभी बन रही है, बट हम लोग स्कैटर्ड रहेंगे तो ये करना पॉसिबल नहीं होगा। So on that note, I will end the podcast. I will just say thank you, Amit sir, and thank you, Kaushik sir, once again. कुछ आप अगर पार्टिंग वर्ड जनता के लिए, आपका कैमरा सामने है, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, थैंक यू सो मच प्रतीक फॉर द वंडरफुल पॉडकास्ट एज ऑलवेज। प्रतीक लव्स टू टॉक, इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है। एंड इट्स नॉट ओनली टॉकिंग, सेंसिबल टॉकिंग इज व्हाट प्रतीक डज। तो I really appreciate that, and thank you so much, Kaushik Seal sir, for coming over, giving us your time. और यूजन के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या जिन्होंने हमारे साथ अभी इन्वेस्ट किया है, जो लेना चाहते हैं, लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने यही कहा था, whenever you are in Goa, do give us a call for the free site visit. साइट पर जाइए, देख के आइए और गोल्ड सिटी एंजॉय कीजिए। थैंक यू। Thank you, Pratik. Thank you, Amit sir, for giving me the opportunity to talk about what we are doing at IMEI and how community level living and brotherhood. अभी आपने बात की कि yes, I am your DMET senior, but we have my seniors as well. So whenever in this role, when I'm talking to the brotherhood, that feeling of camaraderie and the feeling of unity is what binds us together. So if, for example, any marine engineer in any part of the globe gives a query, we have such a strong bonding within ourselves that we want to answer that person in the quickest possible time and solve his issues or whatever barriers he has. So thank you very much for believing in us, and we hope to take this to a new level. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Till next podcast. I guess bye now.